तूले शबे फिराक से घबराना है जिगर, तूले शबे फिराक यानी गमों की लंबी रात से, तूले शबे फिराक से घबराना है जिगर, ऐसी भी कोई रात है जिसकी सहर न हो। दोस्तों, मंच पे भीड़ हल्की कर दो। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि मंच पे कुछ भीड़ हल्की कर दो। हमारे आज की इस महफिल के रूह रवा और लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन और उन धड़कनों में बसने वाले मोहतरम आली जनाब इज्जत माब आपके सामने तशरीफ ला चुके हैं। आप थोड़ा सा सब्र करें और उनके साथ हमारे प्रत्याशी आसिफ राजा साहब भी मौजूद हैं और हमारे ठाकुर द्वारा से विधायक नवाब जान साहब भी मौजूद हैं और फिरोज खां संभल से शामिल हैं। मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आसिफ राजा साहब में उनसे गुजारिश करूँगा तो वो आएँ और आप लोगों को नवाजें। आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब, आपके दिलों की धड़कन नौजवान रहनुमा जनाब मोहतरम अब्दुल्ला आजम खान साहब, मंच पर तशरीफ फरमा पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, इस तारीखी बस्ती के तमाम बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, वक्त बहुत कम है, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है और बहुत से मौके आएंगे इंशाअल्लाह गुफ्तगू के। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूँगा कि मैं पार्टी का एक बहुत छोटा सा मामूली सा कार्यकर्ता हूँ। आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब के साथ 40-45 साल की सियासी रफाकत है, उनके साथ कदम ब कदम चलकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। कायदे मोहतरम ने जब भी किसी काम के लिए हुक्म दिया है, जो जिम्मेदारी सुपुर्द की है, मैंने अपनी सलाहियत के एतबार से पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ इसको पूरा करने की कोशिश की है। आज कायदे मोहतरम ने लोकसभा के सिलेक्शन में एक कैंडिडेट की हैसियत से आपके सामने पेश किया है। ये मेरे लिए भी यकीनन बड़े एहसास की बात है और ये वो भरोसा है और एतमाद है जो मेरे कायद का मेरे ऊपर है। इतने तवील अरसे की कारकर्दगी के नतीजे में मेरा बड़ा जज्बाती रिश्ता है। अगर आज ये जिम्मेदारी दी है तो मैं अपने कायद के सामने आज तमाम हजरात को गवाह बनाकर, इस नीली छतरी के मालिक को गवाह बनाकर ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी अगर मुझे मिली अल्लाह के हुक्म से, आपके ताउन से, तो इंशाअल्लाह मैं इस पर भी खरा उतरने की कोशिश करूँगा। एक बहुत सादा सा वर्कर हूँ, मेरी जिंदगी में न कोई तब्दीली थी और न इस जिम्मेदारी के बाद कोई तब्दीली आएगी। आपके दरमियान रहकर आपकी आवाज़, रामपुर की आवाज़, आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब के मिशन और तहरीक की आवाज़ बनकर इंशाअल्लाह ये आवाज़ उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ रामपुर में पिछले 40 साल से खिदमत में मसरूफ है, इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो उसी जज्बे के साथ दिल्ली में भी गूंजेगी इंशाअल्लाह। और इसी एक आम आदमी की हैसियत से, एक आम कारकुन की हैसियत से मुझे आप हमेशा अपने दरमियान पाएंगे। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद और मिशन है कि मोहम्मद आजम खान साहब को मजबूत किया जाए, उनकी तहरीक को मजबूत किया जाए, उनके मिशन को मजबूत किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने कायद को और अब्दुल्ला आजम खान साहब को सुनने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
अच्छा शेर है। कुछ देर खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर खामोशी है फिर शोर आएगा, और तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। भाई अब्दुल्ला आजम खान साहब, विधायक समाज टांगा। आप बैठ जाइए। आज के इस जलसे में मौजूद, भाई शोर ना करें इधर से। क्यों आप अपनी महफिल को खुद खराब कर रहे हो? या तो यहाँ से जाइए या बैठ जाए, या तो जाए यहाँ से। आज के इस जलसे में मौजूद हम सब के कायद, हम सब के नेता आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब, समाजवादी पार्टी लोकसभा के प्रत्याशी आसिम राजा साहब, और तमाम मुअज़्ज़िज़ जो इस दाइश पर मौजूद है, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, मैं नाम नहीं ले सकता, इसलिए उन सब का और ख़ास तौर पर टांडे के लोग, टांडे की वो अजीम शान आवाम जिसने बुरे से बुरे वक्त में, चाहे हमारे कितनी खिलाफ रही हो, चाहे मुखालिफ कितना ताकतवर हो, लेकिन हमेशा आजम खान साहब के हाथों को मजबूत करने का काम किया है। अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसा भी वक्त गुजरा जब 2-3 महीने पहले असेंबली इलेक्शन था और टांडा में जलसा होना था। और मैं गवाह हूं इस बात का कि आजम खान साहब तो मौजूद नहीं थे, लेकिन जब एक प्रोग्राम जनाब अखिलेश यादव साहब का रखा था तो टांडे की आवाम ने अपना फैसला उसी दिन बता दिया था। दो बार चुनाव लड़ा और दोनों ही बार आपकी बेइंतहा मोहब्बतें, आपका साथ, आपका खुलूस, जमील साहब बैठे हैं, सरफराज साहब बैठे हैं, तमाम देहात के जिम्मेदारान बैठे हैं, हमारे वकील साहब, सब लोग, और खास तौर पर टांडे के नौजवानों का जो साथ मुझे मिला, जो बुजुर्गों की दुआएं मिली, उसने मेरी मंजिल को बहुत आसान कर दिया। लेकिन आज ये लड़ाई बहुत मुख्तलिफ है। कल शाहबाद के जलसे में आजम खान साहब ने एक बात कही और उसी बात को, उसी सवाल को लेकर आज मैं पूरे बिलासपुर में घूमा। मैंने कहा लोगों से, और मैं टांडे की अजीम शान आवाम और टांडे के लोगों आपसे भी यही सवाल करता हूं
ये चुनाव न किसी की सरकार बनाने का और न किसी की सरकार गिराने का चुनाव है। इस चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, इससे यह तय नहीं होगा कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन हाँ 26 तारीख को आने वाले फैसले से यह जरूर तय होगा कि रामपुर के लोगों की हिस्सा भी जिंदा है या मर चुकी है। ये साबित होगा कि चाहे रामपुर हो, स्वार हो, टांडा हो, चंद्रवा हो, शाहबाद हो या बिलासपुर हो, यहां के लोगों की हिस्सा भी बाकी है या नहीं है। और बस आपसे यही गुजारिश करने आया हूं कि जब 26 तारीख को नतीजे आए तो पूरा मुल्क और पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को देखे कि रामपुर के लोगों की हिस्स कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह मुझे हैरानी है टांडा एक ऐसी जगह जहां से पढ़े हुए तालिबे इल्म पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में जाते हैं, अपने मालिक अपने अल्लाह का पैगाम देते हैं। एक ऐसी बस्ती, एक ऐसी जगह, एक ऐसी पाक जगह, वो कौन लोग हैं जो मेरी और आपकी सभा में तो खड़े हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अपने घरों में बैठाते हैं जिन्होंने तुम्हारे प्यारे तुम्हारे नबी पाक के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। क्या सिर्फ जिंदगी का यही मकसद है कि मेरे कुछ काम हो जाए, कोई मेरी थाने में सुन ले, कोई मेरी तहसील में सुन ले, किसी की मोटरसाइकिल पकड़ जाए तो मैं छुटवा दूं? इसके अलावा जिंदगी का कोई और मकसद नहीं है? क्या होगा, क्या होगा, क्या जवाब दोगे अपने मालिक को? मरने के बाद जब अपने मालिक से सामना होगा तो क्या जवाब दोगे कि ऐसे लोगों का साथ दिया जिन्होंने उस प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी, जिसकी मोहब्बत में उस रब ने इस पूरी कायनात को बनाया था? क्या जवाब दोगे? मैं आपसे किसी को वोट की अपील करने नहीं आया, लेकिन आपसे कहने आया हूं, अपनी आखिरत बर्बाद मत करो इन लोगों के लिए। इनकी सिफारिश थाने और दलाली के लिए अपनी आखिरत बर्बाद मत करो। ऐसे लोगों को अपने बीच से इनकी तकरीबों में जाना छोड़ो और इन्हें अपनी तकरीबों में बुलाना छोड़ो। ऐलान करो आज कि जो हमारा नहीं, हमारे रब का नहीं, उसके प्यारे नबी का नहीं, वो हमारा कभी अपना नहीं हो सकता। मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे दिल का दर्द था, मैं जानता हूं कि आप अपने रहनुमा को सुनना चाहते हैं। मैं अपनी दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं और कर्जदार हूं। मुझे आज मिलने वाली सारी शोहरत, सारी ताकत, सारी बात या तो उस मालिक का करम है, उसके बाद माँ बाप की दुआएं और आपका साथ। मेरी कोई हैसियत नहीं है।
मैं यही दुआ करूंगा कि जब तक जिंदगी का सफर रहे कभी ऐसा कुछ ना मुझसे हो जिससे मेरे और आपकी मोहब्बत कम हो। मैं अपनी इसी दरख्वास्त के साथ आपसे यही अपील करूंगा कि आसिम राजा साहब को उन्हीं मोहब्बतों से नवाजिएगा जिस तरीके आज तक आपने अपने इस खादिम को नवाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। न रुके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब से कि वो आए और आपसे मुखातिब हो। बहुत शुक्रिया। साहिब सदर, स्टेज पर मौजूद सभी जिम्मेदार साहिबान, हमारी जिम्मेदार खवातीन, मेरे सामने और बुजुर्गों और बड़ी तादाद में मौजूद नौजवान दोस्तों, हमारे पड़ोस के शहर मुरादाबाद के एक शायर थे जिगर मुरादाबादी। उनका एक शेर है, उनकी गजल का, कि तूले शबे फिराक से घबराना है जिगर। तूले शबे फिराक यानी गमों की लंबी रात से, तूले शबे फिराक से घबराना है जिगर। ऐसी भी कोई रात है जिसकी सहर न हो। मेरे साथ, मेरे अपनों के साथ, मेरे शहर, मेरे जिले के साथ जो सलूक हुआ उसके बारे में मैं दावे से कहता हूं कि पूरी दुनिया में किसी सियासतदान के साथ किसी हुकूमत ने इतना घटिया सलूक नहीं किया होगा। कोई हुकूमत इतनी नहीं गिरी होगी कि वजीर रहते हुए मैं, मेरी डिग्री कॉलेज में पढ़ाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर बीवी, मेरा एमटेक पास बच्चा जो विधायक भी था, हमने शराब की दुकान लूटी थी और 16,000 रुपया गले से चोरी किया था। ये हम पर मुकदमा है, हम पर मुकदमा है कि हमने सैकड़ों एकड़ जमीन जो आपके बच्चों के लिए दामन फैलाकर भीख मांगकर दर दर जाकर इकट्ठा करके एक इदारा तामीर किया था, तो किया है। 4.25 बीघा जमीन हमने कब्जा ली है और किसानों को उसका पैसा नहीं दिया है। नपत के बाद ये साबित हुआ कि 2 बीघा जमीन बाहर है और 2.25 बीघा जमीन वो है जिसका पता नहीं कहां है और किसकी है। मैंने उन किसानों से कहा कि आप ये पैसा ले लो। उन्होंने कहा कि हमसे ये कहा गया है कि अगर हमने इसकी रजिस्ट्री आपके नाम की या यूनिवर्सिटी के नाम की तो हमारा हश्र आपसे भी बुरा किया जाएगा। मैंने जो कुछ किया वो सब आपके सामने है। वही गली में मेरा घर, लेकिन 5 महीने की बीमारी के बाद मेदांता हॉस्पिटल से वापसी के बाद मेरी क्या हालत होगी वो आपने तस्वीरों में देखी है। 5 दिन ईडी ने मुझसे उस बीमार हालत में 8-8, 10-10 घंटे बिठाकर सवालात किए और मुझसे पूछा कि बताइए दुनिया में कितने होटल हैं आपके, कितनी जायदादें हैं आपकी, कितनी कोठियां हैं आपकी, दुनिया में कितने बैंक बैलेंस हैं आपके, हिंदुस्तान में कितनी जायदादें हैं। मैंने कहा कि मेरे 2 अकाउंट हैं, क्योंकि 2 बार एमपी रहा हूं इसलिए पार्लियामेंट का अकाउंट है सैलरी का, और एक अकाउंट क्योंकि 10वीं बार विधानसभा जीता हूं आपकी दुआओं से,
तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बैंक में भी मेरा अकाउंट है। इसके अलावा पूरी दुनिया में मेरा तीसरा अकाउंट नहीं है। और अगर है तो सब आप ले लो। और एक बात मैंने और कही कि जो सवालात मुझसे आप कर रहे हैं, मुझे इस पर गुस्सा नहीं आ रहा है, अफसोस भी नहीं हो रहा है, लेकिन इस बात पर शर्म आ रही है कि मैं कहां पैदा हो गया। मैं शर्मिंदा हूं। 47 में बंटवारा हुआ मुल्क का, और हम आज सब और हमारे अजदाद इसलिए रुके कि इसे अपना वतन माना। मेरे हिंदू भाई और सिख भाई पाकिस्तान नहीं जा सकते थे, लेकिन हम और आप और हमारे अजदाद जा सकते थे और नहीं गए, इसलिए कि हमारा वतन है। यहां हमारे अजदाद की कब्रें हैं, यहां हमारे बुजुर्गों की कब्रें हैं, यहां मज़ारात हैं उनके, उनकी यादें हैं, उनकी खानकाएं हैं, यहां मदारिस, इसलिए नहीं गए हम। लेकिन हमें यह मालूम नहीं था कि यह सुलूक होगा हमारे साथ। हम मुर्गे की डकैती के मुल्ज़िम बनाए जाएंगे, डकैती के जाओ मुर्गी डाका मार लाओ। चोरी की दफा नहीं है, 395 है डकैती की दफा। जाओ बकरी की डकैती कर लाओ, भैंस की डकैती कर लाओ, किताबों की डकैती कर लाओ, फर्नीचर की डकैती कर लाओ। ये म्यार है उस हुकूमत का जिसने 2 बरस 22 महीने से, बल्कि 2 साल 2 महीने से ज्यादा इन्हें जेल में रखा, तकरीबन 1 साल मेरी बीवी को रखा, और 27 महीने मैं जेल की तनहा कोठरी में रहा। कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा पूरी दुनिया में। मैं बताना चाहता हूं मुल्क के वजीर आजम को, उन तक पहुंचेगी मेरी आवाज। गृह मंत्री को भी बताना चाहता हूं, उन तक भी ये तकरीर सुनी जा रही होगी। मैं उन्हें भी बताना चाहता हूं कि मुझे इस बात पर भी अफसोस है कि आपकी इंटेलिजेंस बहुत कमजोर है। आपके जितने खुफिया महकमे हैं वो नाकाम हैं। आप कैसे बचाएंगे दुश्मन से मुल्क को, जब आप मेरा नाम माफिया नंबर 1 पर लेते हैं वोट हासिल करने के लिए, और नंबर 2 पर मुख्तार अंसारी का, और नंबर 3 पर अतीक अहमद का लेते हैं, उस वक्त पूरी दुनिया की इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है। वाह, उस वक्त हिंदुस्तान की सारी इंटेलिजेंस कम से कम मेरी निगाह में फेल हो जाती है। गृह मंत्री साहब, अगर आपको आपकी इंटेलिजेंस ये इत्तला देती है कि मैं माफिया हूं, तो फिर हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बहुत खतरे में है। ये क्यों हुआ हमारे साथ? इसकी वजह भी जानने की कोशिश की कभी आपने? और क्यों दुख हुआ आजादी के बाद इस फैसले पर? लेकिन हर चीज बर्दाश्त हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीद भी बर्दाश्त की है। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मूवमेंट चला, हम कन्वीनर थे उसके, लेकिन एक तकरीर और एक बयान रामचंद्र जी की, सीता जी की, कृष्ण जी की तौहीन अगर हो तो हम अपनी सजा खुद तजवीज करेंगे। हमारा मजहब रोकता है, हमारा अल्लाह, हमारा कुरान, हमारा ईमान रोकता है, हमारे नबी की हिदायत है। जबान हमारे भी मुंह में है, कहना हमसे भी बहुत कुछ आता है, लेकिन हमारा ये ईमान है कि जो मेरे प्यारे नबी की तौहीन करेगा वो तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मिट जाएगा। अपनी तबाही का इंतजाम मत करो जालिमों, और तुम्हें हिदायत करता हूं, प्यारे नबी के बारे में जो अल्फाज कहे गए हैं, खबरदार उन्हें दोहराना मत। तुम गुनाहगार और गुनाह के हिस्सेदार मत बनना। जिसके इश्क में पूरी कायनात बनाई हो अल्लाह ने, वो उसकी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्हीं नफरतों का अंजाम है कि मुल्क आज जल रहा है। घृणा,
इंसान से इंसान की दूरी, मैं हिंदू हूं तो मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये पंडित है, ये ठाकुर है, ये पठान है, ये सैयद है, ये जाटव है, ये हरिजन, ये वाल्मीकि है। बांट दिया मुल्क को बहुत से हिस्सों में, कमजोर कर दिया मुल्क को, सिर्फ किस लिए? ताकत है। ताकत तो हलाकों के पास भी थी, ताकत चंगेज के पास भी, मसूलिनी के पास भी थी, हिटलर के पास भी थी, लेकिन दुनिया आज भी उन्हें जालिम के नाम से जानती है और थूकती है, उनके ऊपर लानत भेजती है। जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को तारीख याद तो रखेगी, लेकिन सिर्फ जालिम के नाम से याद रखेगी। जमहूरियत को और इंसानियत को मिटाने वाले के नाम से याद रखेगी। हाँ, मोहब्बत का कारोबार करें। कभी आग से आग नहीं बुझती, कभी सैलाब को पानी से नहीं रोका जा सकता, कभी नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता। आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत है और नफरत को मिटाने के लिए मोहब्बत की जरूरत है। आओ गले मोहब्बत करो एक दूसरे से। जल रहा है इस वक्त मुल्क बेरोजगारी में, भुखमरी की आग में जल रहा है मुल्क, महंगाई की आग में जल रहा है। कल का दिन था, अगर सिलेंडर पर 5 रुपए बढ़ते थे तो नेता लोग चूड़ियां लेकर और मेहंदी लेकर वजीर आजम के दरवाजे पर पहुंचते थे। कहां आज चूड़ियां? क्यों आज उसकी खैर खत्म हो गई? कितनी महंगी हो गई गैस, चूल्हे हटा दिए लोगों ने, उपले थोपना शुरू कर दिए और सूखी हुई लकड़ियां बीनना शुरू कर दी। कहां है डीजल और पेट्रोल? कहां है रोजगार? नौजवान किसी भी धर्म किसी भी मजहब का हो, उसका पेट खाली है, और जब उसका पेट खाली होगा, उसका तन नंगा होगा, तो गलत रास्ते भी इख्तियार कर सकता है। कहां लिए जा रहे हैं आप लोग? आपने तो ये कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को मुलाजमत मिलेगी। कहां गए आपके वो सुनहरे ख्वाब जो दिखाए थे, वो कहां चले गए? साथियों, हमें अपने इस छोटे से गुलिस्तान को बचाकर रखना है। मैं नहीं कर सकता था वो जो कुछ और ने किया, लेकिन हर जुल्म हर ज्यादती बर्दाश्त की, सैकड़ों की तादाद में मुकदमे बर्दाश्त किए, आगे भी करेंगे। क्या गुनाह है? तलाश किया कभी आपने हमारा गुनाह कि हम शराब की बोतलें चुराने वाले, डल्ला लूटने वाले, डकैतियां डालने वाले लोग, कितनी बड़ी जिल्लत है हमारी, कितना बड़ा अपमान है उन लोगों का जिन्होंने हमें चुनकर इतनी बार भेजा है। लेकिन हम तो एक अजीमशान यूनिवर्सिटी के बानी हैं, बच्चों के मदरसों के बनाने वाले हैं, स्कूलों के बनाने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल, जहां रिक्शा और बीड़ी बनाने वाले के बच्चे को सिर्फ 20 रुपया देना पड़ता है। और ये 20 रुपया भी इसलिए दिया जाता है ताकि उसे ये ना कहा जाए कि किसी खैराती स्कूल में पढ़ा रहा है। हमारे बच्चे और बच्चियां सेंट मैरी, मोदी और सेंट पॉल के बच्चे टॉप नहीं करते हैं, हमारे बच्चे और बच्चियां टॉप करती हैं, जो 300 रुपए महीने से अपनी पढ़ाई शुरू करती हैं। ये है दुश्मनी। मंसूबा यह था कि झाड़ू लगाना है तुम्हें सड़कों पर, तुम्हें खेत में मजदूरी करना है, दस्तकार बनना है, मोटरसाइकिल और गाड़ी का पंक्चर जोड़ना है, अच्छा मिस्त्री बनना है। ये तुम्हारी ये हैसियत तस्लीम है और यही चाहते हैं कि यही हैसियत रहे। लेकिन मैं तुम्हारे हाथ में कलम देना चाहता था। मैं जब बिस्तर मर्ग पर था, मैंने वहां से लौटने के बाद जब अपनी तस्वीर देखी तो उस बेहोशी के आलम में भी मेरे कुर्ते की जेब में कलम लगा हुआ था। मैं जिंदा हूं तो कलम के साथ, और मेरा जनाजा भी होगा तो कलम के साथ। मेरा यही अरमान है कि तुम्हारे बच्चे तालीम हासिल करें, इल्म हासिल करें और जमाने का मजबूती से मुकाबला करें। उसी गुनाह की सजा है जो मुझे मिल रही है। मैं उन तन्हाई रातों का कोई वास्ता देने नहीं आया हूं आपको, बस एक रात का हिसाब मांगने आया हूं, एक रात की मजदूरी, एक रात की उजरत मांगने आया हूं। और तुम्हारे नबी और हमारे नबी का यह हुक्म है
कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत दे दी जाए, मेरा पसीना सूखने से पहले मेरी उजरत दे दी जाए। और आसिफ राजा को उसका करता है।